हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी भोरिया बिफोर यू। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस करते हैं KVPRT के कुछ टेस्ट सीरीज़ है, उससे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो आज भी हम वही करेंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेट वी का पार्ट 1। तो शुरू करते हैं। All of the following represent a group of non-friendly microorganism except, जो आपको ऑप्शन दिए होंगे उसमें नॉन फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे कोई ना कोई, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि फ्रेंडली होंगे। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, बैसिलस एंथ्रेसिस। जो बैसिलस एंथ्रेसिस है कुछ इस प्रकार का इन्फेक्शन कोज करता है। तो आपको क्या लगता है, ये फ्रेंडली हो सकता है? कोई इन्फेक्शन इस प्रकार का कोज कर रहा है तो वो तो फ्रेंडली बिल्कुल नहीं हो सकता, तो नॉन फ्रेंडली हो गया अपना। फिर सेकेंड ऑप्शन पे जाते हैं, यीस्ट, मलेरिया पैरासाइट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम। देखिए मलेरिया पैरासाइट, आई डोंट थिंक सो कि इसे एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, सबको पता है मलेरिया कोजिंग पैरासाइट है ये। तो मलेरिया कोजिंग नॉन फ्रेंडली है, ठीक है। तो आगे चलें, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, ब्रेड मोल्ड एंड राइजोबियम। देखिए ये ब्रेड मोल्ड है, जो ये ब्रेड होती है हमारी, उस पर कुछ फंगस लग जाती है मॉइस्चर में, अगर हम उसे रख दें तो काफ़ी टाइम तक, तो वहाँ पे एक जो है फंगस से लग जाती है, जैसे कि हमने क्या बोला, ब्रेड मोल्ड बोला। तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, यीस्ट, लैक्टोबैसिलस, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास। तो मे बी ये हो सकता है, लेकिन हम एक एक करके डिटेल में जान लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, ईस्ट सब में कॉमन है, लैक्टोबैसिलस सब में कॉमन है, राइजोबियम सब में कॉमन है। तो हमने डिसाइड किस पे करना था, बैसिलस एंथ्रेसिस, मलेरिया पैरासाइट, ब्रेड मोल्ड या फिर नाइट्रोसोमोनास। तो हम सीधा इन पे ही फोकस करेंगे एग्जाम में और सही आंसर को करेक्ट चूज करने की कोशिश करेंगे। अब जान लेते हैं डिस्कशन के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर स्मॉल लिविंग क्रिएचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो लिविंग क्रिएचर, स्मॉल लिविंग क्रिएचर होते हैं विच आर इनविजिबल टू आवर नेकेड आइज। वो इतने स्मॉल होते हैं कि हम अपनी नेकेड आइज से उसे नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप वगैरह यूज किए। कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब जो एक सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारी सेल से जो बने होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। सम आर हार्मफुल एंड डिजीज कोजिंग पैथोजन। कुछ हार्मफुल होते हैं और डिजीज कोजिंग, बीमारी पैदा करने वाले होते हैं, while other include useful microbes which are more beneficial and harmless to human. The role of microorganism in food preparing and beverage manufacturing like bread, curd, wine and alcohol. कुछ नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, तो कुछ यूजफुल भी होते हैं, जो कि खाने पीने की जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे बेवरेज हुए हमारे, जिसमें ब्रेड, कर्ड, वाइन, एल्कोहल वगैरह है, ये सब बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। देन हम बात करें, लैक्टोबैसिलस है जो हमारा बैक्टीरिया, उसके बारे में। रिप्रेजेंट्स responsible for the curd formation. They multiply and convert milk into curd. ये multiply करके कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मिल्क को। जैसे कि ओवरनाइट हम मिल्क को रख देते हैं, आफ्टर एडिंग सम कर्ड इनटू इट, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे कंप्लीट कर्ड में कन्वर्ट हो जाती है आपकी। तो ये आप देख रहे हो, और ये हमेशा यूजफुल होती है, डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है, और टेस्टी भी तो होती है। हम डिफरेंट प्रोडक्ट भी बनाते हैं इसके। देन यीस्ट विच इज यूज्ड कमर्शियली फॉर अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये फ्लोर होता है कोई भी, इसमें हम ईस्ट डाल देते हैं। ईस्ट डालने के बाद देखते हैं कि ये थोड़ा फ्लफी सा हो जाता है, जिसे हम किस में, केक या ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं। ऐसे ही अल्कोहल और वाइन बनाने में भी यूज़ किया जाता है इनका। अब ये मत बोलना अल्कोहल और वाइन कौन सा यूज़फुल प्रोडक्ट है। देखिए यूज़फुल तो है, हर चीज़ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूज़ होता है, लेकिन अब ये बात डिपेंड करती है हम उन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। इनका केमिकली
जो अपनी जो खांसी हो जाती है आप लोगों को, तो आप दवाई लेते हैं, तो वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है अल्कोहल का, तो उसके लिए भी तो ईस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसे ही वाइन है, वाइन यूज़फुल भी होती है, जैसे रेड वाइन है, कैंसर के लिए यूज़फुल होती है, कैंसर किलिंग सेल होती है, कैंसर किलिंग जो ड्रग्स हम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो हर चीज़ का यूज़ अपनी अपनी जगह होता है, लेकिन हम उसे उस तरीके से लेते नहीं है, वो अलग बात है। तो हम आगे चलें, तो आगे क्या है, राइजोबियम। राइजोबियम फाउंड इन सॉइल दैट हेल्प्स इन फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट क्या होते हैं, जैसे कि पी हो गया आपका, पल्सेस हो गए आपके, वो लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर की जो भी नाइट्रोजन होती है इसको कलेक्ट करके जो रूट होती है प्लांट की यहाँ पे ले आती है, जैसे कि ये आपको जूम करके दिखा रखा है। और जब इस प्लांट को नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेटिस्फाई करती है, वो इसे ले लेता है और इसकी ग्रोथ में इससे हेल्प होती है। ठीक है, अटैच टू द रूट ऑफ द लेग्यूम्स प्लांट एंड प्रोड्यूस नोड्यूल्स। इसे क्या बोलते हैं, जो ये गार्ड से आपको नजर आ रही है रेड कलर की, इसे नोड्यूल बोलते हैं। These nodules fix atmospheric nitrogen and convert it into ammonia that can be used by plant for its growth and development। अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, फिर आता है नाइट्रोसोमोनास इज जीनस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, रोड शेप कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। देखिए ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ये कुछ स्टेन के बेस स्टेन किए गए थे कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो उसमें जिन्होंने स्टेन ले लिया था वो ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने स्टेन नहीं लिया था वो ग्राम नेगेटिव हो गए थे। रोड शेप जो होती है कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ये रोड शेप नजर आते हैं और केमिकल का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑक्सीडाइज अमोनिया इनटू नाइट्राइट एज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि जो अमोनिया होता है उसको कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, और ये नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है, कंप्लीट नाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें हेल्पफुल होता है। देखो जैसे ये अमोनिया में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरियम थे, इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पे लेके आए, इकट्ठा किया। ठीक है, इसके बाद प्लांट ने इसे यूज कर लिया, लेकिन यूज करने से पहले भी इसका अमोनिया से, क्योंकि यहाँ तो अमोनिया बना था, अब अमोनिया से भी आगे कन्वर्जन होता है, अमोनिया से भी आगे कन्वर्जन होता है और नाइट्रेट की फॉर्म में ये इसे यूज करता है। तो ये वाला जो स्टेप है ये नाइट्रोसोमोनास की हेल्प से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, तो हमारे ऑप्शन पे आते हैं। तो अब हम सबके बारे में जानते हैं, ईस्ट हुआ, लैक्टोबैसिलस, ये सबके बारे में जानते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना लास्ट जो ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, हर एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूजफुल है। तो यहाँ पे हमसे एक्सेप्ट पूछा था, नॉन फ्रेंडली एक्सेप्ट, कि कौन सा नॉन फ्रेंडली है, एक्सेप्ट मतलब कि फ्रेंडली के बारे में जानना चाह रहा है हमसे। ठीक है, स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करेंगे, थोड़ी कंफ्यूजिंग इसी प्रकार से की जाती है ये स्टेटमेंट तैयार। देन अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयोन। रेयोन का सोर्स क्या है, फर्स्ट वुल जो कि नेचुरल फाइबर है, हमने पढ़ा है, सेकंड पेट पीईटी, थर्ड वुड पल्प, फोर्थ सिल्क, ये भी सिल्क जो है नेचुरल फाइबर है। तो जान लेते हैं इसके बारे में। रेयोन फाइबर इज केमिकली आइडेंटिकल टू द कॉटन बट इट हैज शाइन लाइक सिल्क। देखिए ये केमिकली आइडेंटिकल है, दिखने में आइडेंटिकल की बात नहीं हो रही है, केमिकली आइडेंटिकल है कॉटन से, लेकिन ये शाइन करता है सिल्क की तरह, सिल्क की तरह शाइन करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम, जो आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। सिंस रेयोन रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, देयरफॉर रेयोन इज आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। Rayon is cheaper and natural silk and can be woven like silk fiber, कि जैसे बुना जाता है, सिल्क बुना जाता है, सिल्क का फाइबर, उसी प्रकार से ये भी बुना जाता है। ये सस्ता है और नेचुरल सिल्क है, जो नेचुरल सिल्क जो होती है उससे सस्ता है। ठीक है, और जो सिल्क होता है जैसे उसका धागा तैयार किया जाता है उसी प्रकार ये भी तैयार किया जाता है आपका, ये आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। देन हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या देखते हैं, रेयोन फर्स्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फाइबर प्रोड्यूस इन लार्ज वॉल्यूम इन
इज बेस्ड ऑन नेचुरल पॉलीमर सेलुलोज, कि ये सेलुलोज का बना होता है। फर्स्ट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होने वाला फाइबर है। इन अर्ली डे द मेन सोर्स ऑफ दिस रॉ मटेरियल वाज कॉटन लिंटर, a combination of improved technology for obtaining alpha cellulose nitrate during World War II result in shift in raw material to woody pulp। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उस वक्त की बात है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, ये इन्होंने क्या किया, अल्फा सेलुलोज जो होते हैं नाइट्रेट के वो प्राप्त कर लिए, जो टेक्निक यूज करके, इम्प्रूव टेक्निक यूज करके, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम कह सकते हैं एक तरीके से जो वुड पल्प है उसका इन्वेंशन हुआ, ठीक है। ये रॉ मटेरियल की तरह इन्वेंशन तो क्या हुआ, इसको यूज किया जाने लगा रॉ मटेरियल की तरह, क्योंकि वुड पल्प तो पहले भी था, लेकिन इसका रेयन बनाने के लिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उस वक्त यूज किया जाने लगा था। उससे पहले कॉटन के जो थे लिंटर थे, कॉटन लिंटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन कहाँ से निकलती है, प्लांट से निकलती है, और वो प्लांट से निकल रही होती है एक फाइबर की तरह, जो उसे उसके सीड से रिमूव किया जाता है, तो आपने देखा होगा वो लिंटर ही कहलाता है, आपका कॉटन लिंटर कहलाते हैं। द डिसॉल्विंग पल्प इज रिसीव्ड बाय रेयन मैन्युफैक्चर इन शेयर और रोल्ड फोम, कि जो डिसॉल्विंग पल्प बच गया, जो डिसॉल्विंग पल्प एक तो होता है वुडी पल्प, दूसरा है डिसॉल्विंग पल्प, वो रिसीव किया जाता है जब रेयन की जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसे शेयर किया जाता है, उसे बुना जाता है, उसे रोल किया जाता है, वो क्या होता है डिसॉल्विंग पल्प, उससे रिसीव करते हैं हम। देन हम बात करें यूजेस की, इसके यूजेस क्या क्या है। नंबर 1 हमारा है रेयन इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर मेकिंग क्लोथ्स लाइक साड़ी, ब्लाउज, ड्रेसेस, सॉक्स। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से जो आपके कपड़े होते हैं इनमें ये यूज होता है। देन आपका सेकंड ऑप्शन की बात करें, टू मेक फर्निशिंग सच एज बेडशीट, कर्टेन, ब्लैंकेट एसेट्रा। जैसे ये आप बेडशीट देख रहे हैं, ये रेयन की है आपकी। देन आप नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में टू मेक कारपेट्स, कारपेट बनाने के लिए यूज होते हैं। देन आगे देखिए, इन मेडिकल फील्ड फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग, जो सर्जिकल ड्रेसिंग होती है या बैंडेज बनाने के लिए ये आपकी यूज होती है। फिर आपकी नेक्स्ट की बात करें, इन टायर्स इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर कोड, टायर कोड बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। फिर हम आगे चलें तो पॉलीएस्टर, PET, जो हमने पढ़ा था, पॉलीएस्टर इज अ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की कैटेगरी है, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है आपका, ठीक है। दैट कंटेन द एस्टर फंक्शनल ग्रुप इन देयर मेन चेन, जैसे कि ये आपका पेट है, ये आपका केमिकल फॉर्मूला है इसका, इसमें आप देख रहे हैं इसे एस्टर फंक्शन ग्रुप जो है इसका मेन चेन में होता है, जो ये है, ये वाला पोर्शन है C डबल बॉन्ड O, ये क्या होता है, एस्टर कहलाता है, ठीक है। ये मेन चेन में है, मेन चेन कौन सी है इसकी, मेन चेन तो ये है, ये वाली चेन मेन है ना, इसकी साइड चेन क्या है, ये वाली साइड चेन है। इतना खैर आपको नहीं समझना क्योंकि इसमें एस्टर होता है, इसीलिए इसे पॉलीएस्टर भी बोला जाता है, ठीक है। एज अ स्पेसिफिक मटेरियल इट most commonly referred to a type called polyethylene terephthalate, ठीक है, जिसे कि PET बोला जाता है। Polyester include natural occurring chemicals such as the cutin of plant cuticles as well as synthesized such as polybutyrate, कि ये जो इसका केमिकल है कौन सा यूज होता है, क्यूटिन, जो कि प्लांट के क्यूटिकल से हमें मिलता है, ये सिंथेसाइज करता है पॉलीब्यूटायरेट, पॉलीब्यूटायरेट को भी सिंथेसाइज करता है। आगे चलें तो आगे देखते हैं, पॉलीएस्टर फाइबर आर समटाइम्स स्पन टुगेदर विद नेचुरल फाइबर टू प्रोड्यूस क्लॉथ विद ब्लंट प्रॉपर्टी, कि ये जो कॉटन होती है, कॉटन के होती है या फिर और कोई भी फाइबर जो नेचुरल फाइबर होते हैं जैसे वूल हो सकती है, उनके साथ भी इनको बुना जा सकता है ताकि इनकी जो प्रॉपर्टी है थोड़ी
चेंज हो जाए, दोनों की मिक्स प्रॉपर्टी आ जाए। अब जैसे कॉटन की बात कर ले, कॉटन पॉलिएस्टर है, इनको क्या किया जाता है जब भी बनाया जाता है, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिंकल एंड टीयर रेजिस्टेंट होते हैं एंड रिड्यूस श्रिंकिंग। जैसे कॉटन का कपड़ा देखेंगे वो बहुत ज्यादा श्रिंक करता है, लेकिन अगर इसमें पॉलिएस्टर मिला दिया तो ये श्रिंक नहीं होता, और रिंकल भी कॉटन के कपड़े पे बहुत ज्यादा आते हैं, तो वो सब नहीं आते। और स्ट्रॉन्ग किसकी वजह से हुआ, पॉलिएस्टर की वजह से हुआ, कॉटन स्ट्रॉन्ग हो गया पॉलिएस्टर की वजह से। अब हम दूसरे सिंथेटिक फाइबर की बात करें, सिंथेटिक फाइबर यूजिंग पॉलिएस्टर have high water, wind and environmental resistance compared to plant derived fiber, कि प्लांट से जो derived fiber है उनको यूज किया जाता है इसके साथ, और सिंथेटिक फाइबर तैयार किया जाता है जो कि हाई वाटर रेजिस्टेंट होता है और विंड के भी रेजिस्टेंस कॉज करता है। ठीक है, दे आर लेस फाइबर रेजिस्टेंट एंड मेल्ट व्हेन इग्निटेड, कि उनको जब भी आग दी जाती है और मतलब फायर के पास ले जाया जाता है तो वो मेल्ट से कुछ हो जाते हैं। पॉलीएस्टर thread or yarn are used extensively in home furnishing, shirts and pants to jackets and hats, bed sheet, blanket, upholster, furniture, इन सब में ये यूज होता है। ये पॉलिएस्टर देख सकते हैं, ये बेडशीट में यूज हो रहा है। एंड कंप्यूटर माउस मैट, जो कंप्यूटर होता है ना उसमें एक मैट यूज करते हैं, माउस को उसके ऊपर रन कराते हैं हम अपना, तो ये उसमें भी यूज होता है। Industrial polyester fiber, yarn and rope are used in car tire, कार के जो टायर बनाए जाते हैं, reinforcement प्रोवाइड करता है उसको। Fabric for conveyor belt, safety belts, coated fabrics and plastic reinforcement with high energy absorption, तो ये क्या करता है, जो हमारी सेफ्टी बेल्ट होती है जो हम किसमें कार में यूज करते हैं, या फिर कन्वेयर जो बेल्ट होती है उसमें यूज किया जा सकता है। मतलब डिफरेंट इसके जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिएस्टर हुआ या फिर इसे मिक्स्ड पॉलिएस्टर बनाया जाता है, तो डिफरेंट चीजें बनाने में यूज किया जाता है। आगे बात करें, जैसे आप ये देख रहे हैं, आपने देखा होगा आपके बैग्स जो होते हैं उसमें इस प्रकार का लगा होता है, आपने बहुत सारी चेयर्स देखी होंगी उसमें भी मिलता है, और जो कुशन्स होते हैं उसमें भी मिलता है। पॉलिएस्टर फाइबर इज यूज्ड एज कुशन एंड इंसुलेटिंग मटेरियल इन पिलो, comforter and upholster padding. Polyester fabrics are highly stain resistant. In fact, the only class of dye which can be used to alter the color of polyester fabric are known as dispersed dye. तो हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, जो पॉलिएस्टर है इसे कुशन में यूज किया जाता है या फिर आपके पिलो होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ताकि ये क्या कर सके, इंसुलेटर की तरह काम कर सके, इंसुलेटर की तरह काम कर सके। और ये कभी भी डाई नहीं होता, इसमें हम डाई डालेंगे ये जल्दी से डाई भी जो नहीं एब्जॉर्ब करता, मतलब कि उसे रिटेन नहीं रखता। एक स्पेशल डाई होती है जो इसको डाई करने के लिए यूज की जाती है, जैसे कि डिस्पर्स डाई बोलते हैं। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो गया, रेयन। रेयन में हमने क्या पढ़ा, वुडी पल्प के बारे में पढ़ा है ना, वुडी पल्प के लिए ही, वुडी पल्प ही तो रेयन के लिए यूज की जाती है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आर virtue of which they can be drawn into wire are called डक्टिलिटी, कि जिसके थ्रू हम पूरी वायर बना देते हैं उसे डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, कि इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर हैं, वो उसे एक जो पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे बहुत इजीली और जल्दी से ले जाते हैं, जबकि हीट को नहीं ले जा पाते। थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक हार्ड, जब भी जो कोई भी मेटल होते हैं उनको एक दूसरे पे टकराया जाए तो वो रिंग की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो हार्ड होने की वजह से करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, कि एसिड जो होते हैं नॉन मेटल के वो जो नॉन मेटल हो या फिर मेटल हो, इनके ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। अ लेस रिएक्टिव मेटल रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव
मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, कि जो लेस रिएक्टिव है वो रिप्लेस करते हैं मोर रिएक्टिव को किसी भी सॉल्ट के सॉल्यूशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इनमें से चूज करके बतानी है कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखिए ये सारी आपकी है ना फिजिकल प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट डी। डी में जो ये मेटल और नॉन मेटल का पूछा गया है ऑक्साइड का, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर बिकॉज दे रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, हमेशा बेसिक होते हैं, क्योंकि जो ये सॉल्ट प्रेजेंट होता है एंड वाटर प्रेजेंट होता है, इसके साथ रिएक्ट करके मतलब जो ऑक्साइड बनाते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, क्योंकि जब वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, जब भी उन्होंने डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट किया तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। दे ऑल्सो रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, आगे वो फिर से रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो मेटल के हाइड्रोक्साइड भी बनाते हैं, विच आर एल्कलाइन इन नेचर, जो कि एल्कलाइन है नेचर में। मतलब आपको हाइड्रोक्साइड पूछ लिया जाए मेटल के तो वो एल्कलाइन होते हैं नेचर में, बिकॉज द मेटल हाइड्रोक्साइड रिलीज OH आयन इन सॉल्यूशन, कि जो सॉल्यूशन होता है आपका उसमें OH आयन ये रिलीज करते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वुड बी एसिडिक इन नेचर, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक होते हैं नेचर में। हमने क्या पढ़ा था और स्टेटमेंट में कि जो मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो एसिडिक होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, जो मेटल के हैं वो बेसिक है और नॉन मेटल के हैं वो एसिडिक हैं आपके। मेटल आर द एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। ठीक है, ये मेटल की आपकी डेफिनेशन। अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं, वो तो हमारी थी केमिकल प्रॉपर्टी। फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इन्हें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके पॉजिटिव आयन है वो लूज करता है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है? हार्डनेस, most of the metal are hard except alkali metals such as sodium, potassium, lithium are very soft metal. These can be cut by using knife. अगर ये मेटल की बात कर ले तो ये हार्ड होते हैं जनरली, लेकिन कुछ एक जैसे कि आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, ये क्या है? सॉफ्ट मेटल होते हैं जिससे कि हम चाकू की हेल्प से भी काट सकते हैं। कंडक्शन, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस is the cause that electric wire are made of metal like copper and aluminium. जो कंडक्शन की बात करें, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, जबकि हमें ऑप्शन में एक को करेक्ट बताया गया था और एक को इनकरेक्ट बताया गया था। तो ये दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हम इन्हें वायर की तरह, इलेक्ट्रिक वायर होती है वहां भी यूज करते हैं। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत जो मेटल है ये इलेक्ट्रिसिटी वायर की तरह यूज किए जाते हैं। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं, स्ट्रेंथ। मोस्ट ऑफ द मेटल आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव हाई tensile strength. Because of this, big structure are made using metals such as copper, iron, एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल। जो स्ट्रेंथ है, देखिए स्ट्रेंथ हार्ड जो चीज होती है उसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, और ये हमने क्या पढ़ा? सॉफ्ट मेटल है, सॉफ्ट मेटल है तो ये इनकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर हुए, चाहे बिल्डिंग वगैरह के हुए, बिल्डिंग में भी तो आप आयरन यूज करते हैं ना, तो वहां पे यूज किए जाते हैं जहां पे हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी हो। स्टेट, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर द मर्क्यूरी। जो मर्क्यूरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड होता है। जो हमारा थर्मोमीटर होता है उसमें हम मर्क्यूरी का यूज करते हैं। जो रूम टेम्परेचर पे भी आप देखेंगे वो थोड़ा मतलब अपने लेवल को इंक्रीज कर सकता है। साउंड, मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो मेटल आर कोल्ड सोनेरस। साउंड ऑफ मेटल आर ऑल्सो नोन एज मेटेलिक साउंड। उन्होंने क्या बोला था स्टेटमेंट में कि जब दो मेटल एक दूसरे से टकराते हैं तो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी हार्डनेस की वजह से होता है। हार्डनेस तो हमने अलग टॉपिक पढ़ा था, लेकिन ये इनकी सोनेरस होते हैं, सोनेरस प्रॉपर्टी के कारण ये साउंड की प्रोडक्शन करते हैं। दिस इज द कॉज that metal wire are used in making musical instrument। देखिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए इसीलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि ये अच्छे साउंड प्रोड्यूस करते हैं।
देन हम नेक्स्ट देखें तो मैलिएबिलिटी, मेटल आर मैलिएबल, मैलिएबल से क्या मतलब है, दिस मीन्स द मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग बिग शिप। देखिए जो आयरन है वो उसको पीट पीट के हम एक लंबी शीट बना सकते हैं, इसीलिए जो शिप होती है कितनी बड़ी होती है, काफी लंबी शीट बनाने के कारण तो भी तो हम बोट या शिप बना पाते हैं। तो मैलिएबिलिटी भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी, मेटल आर डक्टाइल, दिस मीन्स द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी अ वायर इज मेड ऑफ मेटल। कि जो वायर होते हैं, आप वायर देखते हो इलेक्ट्रिसिटी के तो देखते हो कितने कितने लंबे लंबे वायर होते हैं, वो किस वजह से होते हैं, क्योंकि ये डक्टाइल होते हैं, डक्ट जैसे एक काफी लंबी जो है वायर बना सकते हैं, इसलिए ये यूज किए जाते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो मेटल हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ये सॉफ्ट है और सॉफ्ट चीज जो ऑलरेडी सॉफ्ट है उसे और सॉफ्ट बनाने के लिए कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बाकी जितने भी मेटल हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और या फिर मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है। ठीक है, डेंसिटी की बात कर ले, मोस्ट ऑफ द मेटल हैव अ हाई डेंसिटी, मेटल की ज्यादातर डेंसिटी हाई होती है। कलर की बात करें, मोस्ट ऑफ मेटल आर ग्रे इन कलर बट गोल्ड एंड कॉपर आर एक्सेप्शन। गोल्ड का जैसे आपको पता है कि अलग कलर होता है, गोल्ड या फिर कॉपर भी देखेंगे, कॉपर का भी थोड़ा अलग ही कलर होता है, येलो शेड में आ जाते हैं ये थोड़े। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, नीचे से लेस रिएक्टिव है, नीचे से लेस रिएक्टिव है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो मोर रिएक्टिव होते जाते हैं। तो इसे नीचे से तो हम कोई नहीं याद करता, मुझे नहीं लगता कोई नीचे से याद करता होगा, आप ऊपर से ही याद करेंगे। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्क एंड गोल्ड, इनके लिए केमिकल फॉर्मूले होते हैं हर एक का। जैसे कि पोटेशियम को हम के से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से, कैल्शियम को Ca से, मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, कार्बन को C से, जिंक को Zn से, आयरन को Fe से, टीन को Sn से, लेड को Pb से, हाइड्रोजन को H से, कॉपर को Co से नहीं Cu से, और सिल्वर को Ag और गोल्ड को Au। इसको याद करने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक दी गई है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राइंग लीडिंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ठीक है, ये इनको बोल्ड करके दिखाया गया है, तो आप इनको याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो जो इसमें क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, जो ये ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, ये अपने से कम रिएक्टिव मेटल को जब केमिकल रिएक्शन हो रही होती है उस वक्त डिस्प्लेस कर सकता है। जबकि हमारी स्टेटमेंट में क्या दिया गया था, लिस्ट रिएक्टिव जो होता है वो मोर रिएक्टिव को, देखिए जो चीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसी की तो बोला बाली होती है ना, वही तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर पाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा, हाई रिएक्टिव होगा, वो रिप्लेस करता है, ना कि लिस्ट रिएक्टिव जो है वो रिप्लेस करता है। समझ गए आप? चलो तो फिर आगे चलते हैं, ये आपकी स्टेटमेंट थी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ये था, प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की, डक्टिलिटी, बिल्कुल सही है। इधर पुअर कंडक्टर बताया गया है हीट का, जो कि गलत है, ये भी गुड कंडक्टर होता है। इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये मेटल वाली रिंगिंग प्रॉपर्टी होती है, इनकी हार्डनेस की वजह से होती है। ऑक्साइड जो है, अगर नॉन मेटल की बात करें तो वो एसिडिक होते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं। ठीक है, अब बात थी लेस रिएक्टिव मेटल, जो मैंने आपको बता दिया, मोर रिएक्टिव वाले रिप्लेस करते हैं ना कि लेस रिएक्टिव वाले। तो हमारे कौन कौन सा सही हुआ, ए और सी ऑप्शन जो है हमारा सही हुआ। और देखो वो हार्ड है तो इसीलिए तो सोनेरस है। सोनेरस अगर मान लो सॉफ्ट चीज पे हम कुछ चीज हिट करेंगे तो वो क्या साउंड प्रोड्यूस करेगी, नहीं करेगी। और हार्ड है तो मतलब उसी की वजह से क्या होता है, ये सोनेरस होते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से लिंक है। लेकिन प्रॉपर उसमें जाए तो सोनेरस की वजह से उसमें साउंड प्रोड्यूस, हार्ड थी इसीलिए वो सोनेरस हुए थे, मतलब एक दूसरे से लिंक्ड है ये। तो आपका ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट क्लोरिफिक वैल्यू। क्लोरिफिक वैल्यू बतानी है, पहला ऑप्शन है केरोसिन, देन आपका बायोगैस,
देन आपका एलपीजी, देन आपका पेट्रोलियम। देखिए हमारा जो मेटल था हाई रिएक्टिव सोडियम, उसको हमें ना केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो रिएक्ट ना करे दूसरे किसी भी, जैसे इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और गैसेस प्रेजेंट है, उनके साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोजन कोज ना कर दे, इसलिए हम उसे केरोसिन ऑयल में रखते हैं। अब हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर रहे थे, केरोसिन की बात करें तो 43.1 mg पर केजी होता है। बायोगैस की अबाउट 19 to 25 mg पर क्यूबिक मीटर होता है। फिर आपकी एलपीजी 46.1 mg पर केजी होता है। पेट्रोलियम की बात करें तो 45.8 mg पर केजी होता है। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए किसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है। मुझे तो एलपीजी की लग रही है, आपको कौन सी लग रही है आप भी बता दीजिए। ठीक है, तो एलपीजी आपका आंसर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म विच रेफर्स टू एन एनिमल सेल इज। एनिमल सेल के कॉन्टेक्स्ट में कौन सी टर्म आपकी सही है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस या फिर प्लास्टिड। देखिए आपको मैं बाद में बताती हूँ, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सेकंड सेल वॉल, न्यूक्लियस, राइबोसोम, क्रोमोसोम। देन आपका आता सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, क्रोमोसोम। देन सेल मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इसके लिए मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ प्लांट सेल के और एनिमल सेल के। जो ये स्ट्रक्चर है इससे आपका अप्रोक्स सब क्लियर ही हो जाएगा। देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि दोनों में कॉमन है, प्लांट सेल हुआ या एनिमल, ये रेड वाली पे मार्क नहीं है, इससे अंदर वाली जो इनिशियल लेयर दिख रही है रेड के बाद आपको, उस पे आपका मार्क है, सॉरी। फिर देन आपका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, ये वाला पोर्शन आपका न्यूक्लियस है। और फिर आपका अंदर दिखाई दे रहा है न्यूक्लियोलस है, और इसी के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देन आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि दोनों में कॉमन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इन पे पबल्स लाइक जो ये राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट है, ये राइबोसोम्स है ये प्रेजेंट, और इन्हीं के कारण इन्हीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है। देन आपके वैक्यूल्स जो प्लांट में बहुत प्लांट में एक और बड़ा मिलता है जबकि एनिमल में आपको बहुत सारे मिलते हैं। देन आपकी माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट है। गोल्गी अपैरेटस की बात करें तो दोनों में प्रेजेंट है। अब सेंट्रियोल्स की बात करें तो ये आपके एनिमल्स में प्रेजेंट है, लाइसोसोम्स है ये भी एनिमल में प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम्स है ये भी एनिमल में प्रेजेंट है। जबकि क्लोरोप्लास्ट आप प्लांट सेल में देख रहे हैं, सेल वॉल है ये भी आप प्लांट सेल में देख रहे हैं, एनिमल में तो आपको नहीं दिख रही ना, तो ये एडिशनल होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा ये भी प्लांट सेल में आपके प्रेजेंट है। तो आप लेबलिंग देख के याद कर लीजिए इनमें कौन कौन से प्लांट में प्रेजेंट है, कौन कौन से यूनिकली जो है एनिमल में प्रेजेंट है और कौन से दोनों में कॉमन है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हमारा आंसर डिसाइड होना है। ऑप्शन पे आते हैं, थोड़ी देर के लिए सोचे, यहाँ पे कोई मार्क नहीं है। पहले ऑप्शन में आपको सेल वॉल दिखा, हमें पता है कि प्लांट में होता है, तो ये तो सेल वॉल प्लांट में होता है तो ये ऑप्शन नहीं होने वाला। यहाँ पे भी आप पहले में ही सेल वॉल देख रहे हैं तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल ही करेक्ट अनकरेक्ट हो गए, तो मतलब आपका 50% क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देन आपकी सेल मेम्ब्रेन दोनों में पढ़ी थी हमने, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पढ़ी थी, राइबोसोम वो भी दोनों में पढ़ा था, और क्रोमोसोम ये भी दोनों में पढ़ा था, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते कि प्लांट के बारे में बात हो रही है या एनिमल के बारे में बात हो रही है, किसी के बारे में भी हो सकती है। आगे चलते हैं, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट हमने कहाँ पढ़ा, ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। तो एक्सेप्शन क्या बचा हमारा, इनमें से चारों ऑप्शन में से ये हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट, ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस। सेकंड, सेल ऑफ ऑर्गन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। किस पहले में क्या बोला गया है, सभी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और दूसरे में बोला गया है ऑर्गन होते हैं उनके अंदर जितनी भी सेल होती है वो सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में। थर्ड है, सेल ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। जो सेल है टिश्यू की वो सिमिलर स्ट्रक्चर की होती है। शेप ऑफ ऑल टाइप ऑफ सेल आर राउंड,
कि जो भी जितनी भी टाइप की सेल हैं वो राउंड होती हैं शेप में। और ये थर्ड जो पॉइंट है, इसका मतलब देखो एक बात बताती हूँ, बहुत सारी सेल मिलके एक टिश्यू बनाती है और उसी की बात हो रही है, उस टिश्यू में जितनी भी सेल होती हैं वो सिमिलर टाइप की होती हैं। अब मैं आपको क्लियर करती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन, ऑल द सेल हैव न्यूक्लियस, कि सबके पास न्यूक्लियस होता है, बिल्कुल नहीं। देखो जो मैच्योर आरबीसी होती है, मैच्योर आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होती है, रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं बहुत जगह, लेकिन एक्चुअल में ये कॉर्पसल्स जो आपको ऑप्शन दिया होगा वो करेक्ट होगा। अगर वो नहीं है तो सेल पे भी आप मार्क कर सकते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो पहला अनकरेक्ट हो गया। अब दूसरे के लिए ये वाले पिक्चर देखेंगे, जो ये मसल टिश्यू है, ये वाले मस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, इसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है। ये आपका नर्वस टिश्यू है, इसके अंदर ये सेल प्रेजेंट है। ये एपिथेलियल जो टिश्यू है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं एपिथेलियल सेल प्रेजेंट है। और ये आपके कनेक्टिव टिश्यू है, जिसके अंदर कनेक्टिव सेल प्रेजेंट है। और इन सब ने मिलकर एक किडनी की फॉर्मेशन की, मतलब कि एक ऑर्गन की फॉर्मेशन की। तो इसमें क्या एक टाइप की सेल यूज हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, अलग अलग टाइप की सेल यूज हुई। तो सेकंड ऑप्शन आपका अनकरेक्ट हो गया। थर्ड है, सेल ऑफ टिश्यू हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर पे आइए, ये टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सिमिलर टाइप की सेल है क्या? बिल्कुल है। इधर देख रहे हैं, इधर भी ऐसा ही है, इधर देख रहे हैं ऐसा ही है, और इधर देख रहे हैं यहाँ पे भी ऐसा है। तो ये मे बी करेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी हम आगे अगले ऑप्शन पे मूव करेंगे। शेप ऑफ ऑल द टाइप ऑफ सेल आर राउंड, क्या ये सारी राउंड शेप की है? मुझे तो एक भी राउंड नजर नहीं आ रही। तो फोर्थ भी आपका अनकरेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? करेक्ट होना चाहिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेम द फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में जो यूजफुल होता है, हेल्प करता है, उस हार्मोन की बात कर रहे हैं। पहला है एस्ट्रोजन, सेकंड है एड्रेनलिन, देन है आपका थायरोक्सिन, देन है टेस्टोस्टेरोन। एक एक करके बात करते हैं। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन इज फीमेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस्ड इन एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी, जो फैटी टिश्यू which is mainly responsible for development of breast in puberty and growth of uterus lining during the menstrual cycle। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा उसी में। अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन, ये क्या है? फीमेल हार्मोन है, फीमेल का हार्मोन है, जो एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो किडनी के ऊपर आपको नजर आती है, वहां से सिक्रीशन होता है, या फिर ओवरी के अंदर, ओवरी जो एग प्रोड्यूस करती है उसके अंदर हो सकता है, या फिर फैटी टिश्यू होते हैं हमारी बॉडी में उससे रिलीज हो सकता है। और प्यूबर्टी के टाइम पे ये ब्रेस्ट जो है उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, और उसी को क्या बोलते हैं? मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसी को मेमोरी ग्लैंड बोलते हैं। और ये ग्रोथ, यूट्रस की ग्रोथ में भी हेल्पफुल होता है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रन करती है उस वक्त ये जो यूट्रस है हर मंथ अपने आप को रिपेयर करता है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है, उसके बाद दोबारा से वो स्वेलिंग शुरू कर देता है, फिर से डिग्रेड होता है, फिर से स्वेल होता है। तो यही उसका प्रोसीजर चलता रहता है, उसमें भी जो एस्ट्रोजन आपकी हेल्प करता है। देन बात करें इन फीमेल, द एस्ट्रोजन हार्मोन प्रिपेयर द यूट्रस एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर प्रेगनेंसी। It also regulates the menstrual cycle, growth of pubic hairs, underarms hairs, and also maintain bone strength by collaborating with calcium, vitamin D, and other essential vitamin and minerals। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूट्रस हर मंथ स्वेल होता है, वो क्या करता है? अपने आप को मतलब तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए, कि अगर बाय चांस इस बार प्रेगनेंसी हो जाती है तो बच्चे को एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है, उसके लिए यूट्रस को अपनी वॉल को थोड़ा स्वेल करना पड़ता है, तो उस चीज में ये हेल्प करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हेल्प करता है। प्यूबिक और अंडरआर्म्स के जो हेयर होते हैं आपके, जो प्यूबिक मतलब प्राइवेट पार्ट पे जो आपके हेयर्स होते हैं, अंडरआर्म्स मतलब जो आर्म्स के अंडर जो आपके हेयर्स होते हैं उनकी ग्रोथ में भी ये हेल्पफुल होता है। और इसके साथ साथ
इस हार्मोन के साथ साथ कैल्शियम हुआ, विटामिन डी हुआ, या फिर आपके और विटामिन या फिर मिनरल्स हुए, वो भी इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन लाइक अदर सेक्स हार्मोन, अ लिटिल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन इज also present in man's body which protect bone health, कि जो क्या होते हैं, मेल होते हैं, उसमें भी एस्ट्रोजन की प्रेजेंस होती है, लेकिन अमाउंट कम होता है, और वहां पे ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करते हैं। आगे बात करें तो आगे आता है एड्रेनलिन, जो कि क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। देखिए, जब भी आपकी कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन हो, आप एग्रेसिव हो गए हो या फिर आपको डर लग रहा हो, तो उस वक्त क्या होती है, आपकी हार्ट बीट है जो तेज हो जाती है। वो कौन तेज कराता है? एड्रेनलिन। देखिए, आपको बोला जाता है बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, पर ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा समझ के चलेंगे, कोरिलेट करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। हार्ट बीट तेज हुई, देखिए हार्ट बीट तेज हुई, हार्ट का काम क्या है? ब्लड की पंपिंग का। अब ब्लड पंप ज्यादा होगा तो इसका सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा, और सर्कुलेशन इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ज्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड पंप होगा तभी तो सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, और ब्लड ज्यादा प्रेशर के साथ जब कब हुआ? जब हार्ट रेट जो है बढ़ गई है। एक्सपेंड करता है एयर पासेस ऑफ लंग, जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में है, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई है, तो आप सांस भी तो जल्दी जल्दी लेते हैं, तो लंग्स को एक्सपेंड करने का काम, लंग्स का ऑक्सीजन इनटेक और CO2 आपकी एक्सहेल करने का काम होता है, तो वो भी साथ में ही होगा। एनलार्जिंग द प्यूपिल ऑफ आई, जैसे हम डर जाते हैं या फिर किसी भी प्रकार से हमें शॉक लगता है, तो हमारी जो प्यूपिल होती है, आई होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है ना। आंखें एकदम से, वो आपको दिखाना चाहिए था, मुझे डायग्राम मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है, पर आप समझ जाइए, जो प्यूपिल होती है आई की, वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती है। अनलार्ज मतलब बड़ी हो जाती है, एकदम से हम कुछ डर जाते तो एकदम से पूरी आंखें खोल देते हैं, ये बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है, तो वो भी डर की वजह से ही होता है। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड टू मसल्स, मसल्स में ज्यादा ब्लड की सप्लाई हो जाती है। जैसे ही हम डर जाते तो हम गर्म हो जाते हैं। गर्म क्यों हो जाते हैं? ब्लड के कारण, क्योंकि जो हमारी मसल्स में है ब्लड की सप्लाई बढ़ गई है। और ब्लड की सप्लाई क्यों बढ़ गई है? क्योंकि हार्ट रेट हमारी इंक्रीज हो गई है। एंड ऑल्टरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म, अब ब्लड की सप्लाई अच्छी अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो रही है तो मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाएगा तो जो एटीपी प्रोडक्शन होता है, जो कि हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, जो ब्रेक डाउन होता है, जो हमने फूड लिया उसका ब्रेक डाउन होगा और उससे एनर्जी निकलेगी, वो काम भी मेटाबॉलिज्म कहलाता है। वो भी थोड़ा फास्ट हो जाएगा। सो एज टू मैक्सिमाइज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि इसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। जो खाना खाया था उसका ब्रेक डाउन हुआ और उसी से तो हमें ग्लूकोज मिलता है, और तो हमारा ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा। और जो ब्रेन को सबसे ज्यादा ग्लूकोज की ही जरूरत होती है, वो एज अ रॉ मटेरियल आपका ग्लूकोज ही यूज करता है, ठीक है। तो खाना, अगर आप जो लोग डाइटिंग करते हैं ना, स्पेशली जो गर्ल्स होती है डाइटिंग करती है, बहुत ही गलत चीज है ये। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपके ब्रेन पे पड़ता है। सबसे पहले आपका ब्रेन को ये चीज डैमेज करती है, जबकि गर्ल्स इस चीज पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि एक्चुअल में तो उन्हें पता ही नहीं होता, उन्हें अपने फिगर से ही मतलब होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पर्सनली, अपनी डाइट पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बाद में ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। देन थायरोक्सिन इज द मेन hormone secreted into the bloodstream by the thyroid gland. It plays vital role in digestion, heart and muscle function, brain development and maintenance of bone. जैसे कि आपका थायरोक्सिन, ये कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। इसका रोल कहाँ कहाँ आता है? आपके डाइजेशन में, हार्ट में और फिर आपका मसल जो फंक्शन करती है उन सब में आपका रोल आता है इसका। ब्रेन की डेवलपमेंट को भी मेंटेन करके रखता है, और बोन की जो ब्रेन को डेवलप करता है और बोन को जो मेंटेन करके रखता है, कि उसमें जो कैल्शियम वगैरह की भी यूज होता है साथ में। थायरोक्सिन भी अपना इफेक्ट दिखाता है। आगे चले तो टेस्टोस्टेरोन, जो कि सेक्स हार्मोन है, दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉडी।
कि जो ये मेल में मिलता है तो उनके बॉडी में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, और कुछ स्मॉल अमाउंट में ये फीमेल्स में भी मिलता है। तो मतलब टेस्टोस्टेरोन हुआ या एस्ट्रोजन हुआ, दोनों में मिलते हैं, लेकिन थोड़ा बताती हूँ आपको। इन मैन इट्स इट्स थॉट टू रेगुलेट सेक्स ड्राइव लिबिडो। मतलब कि सेक्स ड्राइव क्या होता है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो आपका लाइबिडो कहलाता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम करता है ये। बोन के मास के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि आपको पता है कि जो मेल होते हैं ज्यादा मस्कुलर होते हैं और उनके मास को भी इंक्रीज करता है, और उनके उनके अंदर कंपैरेटिवली हम स्ट्रेंथ देखेंगे, गर्ल्स की और बॉयज की देखेंगे तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है, और उनके बोन का भी मास ज्यादा होता है। एक तो वो बड़े होने के कारण बोन उनकी वैसे ही ज्यादा होती है, और उनके बोन का मास भी ज्यादा होता है। वो किस वजह से, टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है, और प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड स्पर्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बोन बड़ी होंगी, देखिए बोन बड़ी होंगी तो उनमें रेड बोन मैरो होती है जो आरबीसी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, रेड बोन मैरो, बोन बड़ी है तो बोन बड़ी होने के कारण वहां पे रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी, और स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्पफुल है। ठीक है, ये इसका मेल में रोल है। और आगे पढ़ें तो अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सर्कुलेटिंग टेस्टोस्टेरोन इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रोडायोल, अ फॉर्म ऑफ एस्ट्रोजन। तो मतलब कि हमने पढ़ा था जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है, लेकिन हम यहाँ मेल में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी एस्ट्रोजन प्रेजेंट होता है, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ये एस्ट्राडायोल की फॉर्म में होता है। तो मेल या हो या फीमेल हो, दोनों में एस्ट्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में फीमेल में मिलेगा। और टेस्टोस्टेरोन का भी ऐसा ही है, मेल में है वो ज्यादा अमाउंट में मिलता है, इसीलिए ये सब प्रॉपर्टी उसमें मिलती हैं, जबकि फीमेल में थोड़ा सा मिलता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। ठीक है, देन बात करते हैं ऑप्शंस की। हमने क्या पढ़ना था, हेल्प करता है डेवलपमेंट में और मेमोरी ग्लैंड में, ओवरी की डेवलपमेंट में और मेमोरी ग्लैंड में। ये कहाँ होती है, फीमेल में होती है, और फीमेल का हार्मोन कौन सा है, स्पेशली जो सेक्स से रिलेटेड है, उसके जो प्यूबर्टी से रिलेटेड है, तो वो आपका एस्ट्रोजन है। ठीक है, in a large commercial complex there are 4 ways to reach the main road. One of the path has loose soil, the second is laid with polished marble, and third is laid with bricks, and fourth has gravel surface. It is raining heavily and Paheli wished to reach the main road. The path on which she is least likely to slip is. तो ये बोला गया है, आपको 4 डिफरेंट पाथ बताए गए हैं, जिसमें से एक पे लूज सोइल है आपकी, सेकंड पॉलिश्ड मार्बल है, थर्ड है ब्रिक्स है जहाँ पे, और फोर्थ है ग्रेवल। तो बारिश हो रही है आपकी काफी, और उसकी वजह से पहेली को मेन रोड पे जाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, वो डिसाइड नहीं कर पा रही है उसे कहाँ से जाना है, तो आप उसे थोड़ा हेल्प करेंगे। तो ऐसे बताएंगे जहाँ पे चांस उसे स्लिप करने के, मतलब फिसलने के कम हो। फर्स्ट है ल्यूज सोइल। ल्यूज सोइल देखेंगे, ये जो मिट्टी होती है ना, बारिश की वजह से थोड़ी स्लिपरी हो जाती है, और आपके पैरों पे भी काफी लग जाती है ये। ठीक है, और स्लाइड भी कई जगह आप देखेंगे, कट भी लग जाते हैं बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से। देन आता पॉलिश्ड मार्बल। ये आप मार्बल देखेंगे आपके घर में जो फर्श होता है उस पे आप देखते हैं फ्लोर पे, अगर पानी गिर गया तो आप उस पे बहुत ही संभल के चलते हैं। मम्मा क्या बोलती है, बेटा थोड़ा ध्यान से, कभी स्लिप ना हो जाओ। तो इस पे से अब मैं सोचती हूँ कि आप उसे सजेस्ट नहीं करेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि उसके हाथ पैर टूट जाएं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रिक्स की। ये ब्रिक है, तो ब्रिक पे देखिए ये काफी, इस पे भी आप देखेंगे कई बार तो ये लग जाती है, ग्रीन कलर की एल्गी लग जाती है, उसकी वजह से भी स्लिपरी हो जाता है। और बाकी ये बहुत बहुत ज्यादा स्मूथ तो नहीं है, पर स्मूथ है कंपेरेटिवली। ठीक है, देख लेते हैं, हो सकता है ऑप्शन फोर्थ देख लेते हैं, ग्रेवल्स। ग्रेवल क्या होते हैं, ये कंकड़ जो होते हैं इन पे, तो इस पे है ना एक, जो हमने फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में देखा था कि फ्रिक्शन का एक लॉ होता है। उसमें क्या करते हैं, जैसे ही फोर्स इस तरफ लगती है, फोर्स इस तरफ लगती है, तो फ्रिक्शन इस वक्त इस तरफ काम करता है। ठीक है, तो ऐसा ही ये जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे काम करेगी। यहाँ पे देखेंगे तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा।
तो इधर मार्बल्स देखेंगे तो इधर क्या होगा, ये सरफेस के कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं होगा, कंप्लीट कांटेक्ट में नहीं होगा, तो इसे बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ेगी और ये स्लिप भी नहीं करेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे स्लिप होने वाला है, तो स्लिप वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, यहाँ पे ये स्लिप नहीं होगी, जबकि यहाँ पे इनकी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है कि ये स्लिप हो सकती है। देन आगे बात करें तो आपका ये आंसर ग्रेवल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, कि किस पे डिपेंड करती है, इट्स एम्पलीट्यूड पे, इट्स फ्रीक्वेंसी पे, इट्स टाइम पीरियड पे, या फिर इसकी स्पीड पे। देखिए ये साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस a sensation of hearing in our ear. Sound is produced due to vibration of objects. ऑब्जेक्ट्स की जो वाइब्रेशन होती है उनकी वजह से ये आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है। देखो ये साउंड भले ही म्यूजिक चल रहा है, यहाँ पे मान लो वैक्यूम है तो ये साउंड ट्रेवल नहीं करेगी। शायद हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बात करते हैं जो ये पार्टिकल की है। आपको क्या लगता है ये वाला पार्टिकल है जो ये कंप्लीट यहाँ तक ट्रेवल किया? ये भी बिल्कुल नहीं है। इसने क्या किया, यहीं पे थोड़ा डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की और उस डिस्टरबेंस की वजह से आसपास के पार्टिकल भी डिस्टर्ब हुए। अब वो पार्टिकल डिस्टर्ब हुए तो उसने और नियर बाय पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, उसने और नियर बाय पार्टिकल को, इस प्रकार से ये आगे की तरफ गई। और ये एक बात ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा ये इसकी डेप्थ होगी उतनी ज्यादा साउंड तेज होगी, और इसी के बारे में बात की गई है। और यही आपकी क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड कहलाती है। जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगी मतलब उतनी ज्यादा साउंड है वो होगी। अब टाइम पीरियड क्या होता है, यहां से यहां तक का इसे जितना टाइम लगा वो इसका टाइम पीरियड है। स्पीड क्या होती है, कितनी फास्ट इसने, कितना डिस्टेंस, कितने पर यूनिट टाइम में इसने कवर किया है, वो आपकी स्पीड होती है, कि वही होगा कि कितना फास्ट किया है। अब आपकी फ्रीक्वेंसी, यहां से लेके यहां तक की जो आपकी फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो आप आंसर इसका जान गए आई थिंक। वाइब्रेशन इज periodic back and forth movement of the particles of an elastic body or medium about a central position। कि सेंट्रल पोजीशन के बैक एंड फोर्थ का क्या मतलब है, वहीं पे ऐसे 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 पार्टिकल की मूवमेंट हो रही होती है। ठीक है, और ऑल्सो नेम्ड एज ऑसिलेशन। और ऑसिलेशन में भी क्या होता है, जो पेंडुलम का आपका बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है ऑसिलेशन में, कि एक प्लेस पे ही वो मूव करते हैं आगे एंड पीछे। द यूनिट ऑफ लाउडनेस इज डेसिबल। जो साउंड को किस में मेजर करते हैं, डेसिबल, जिसे कि डी से डिनोट करते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो आपका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अर्थक्वेक अक्कर एट द टाइम ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अर्थक्वेक कहीं ना कहीं जो पूरे दुनिया में कहीं ना कहीं हर वक्त आता रहता है। हो सकता है कभी कहीं आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, लग तो सही रहा है, कभी ना कभी कहीं भी टपक जाता है ये। जैसे कि अभी अभी आपने रिसेंटली देखा था कितने बार अटैक्स आए हैं। देन द प्लेनेट ऑफ द आउट the plates of outermost layer of earth are always in कंटिन्यूअस मोशन, कि जो प्लेट होती हैं अर्थ की वो कंटिन्यूअस मोशन में रहती है, बिल्कुल रहती है। आप जो वर्ल्ड का मैप है उसको थोड़ा अच्छे से एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, और वहां पे क्या देखेंगे, जो प्लैनेट्स, ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, जो उसके बीच में वाटर बॉडीज आ गई हैं, उनको देखेंगे कहीं ना कहीं जो उनकी पोजीशन हो रही है वो मैच हो रही है। रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका, जब आप मैप को देखेंगे तो कौन सी पोजीशन किस में फिट बैठती है। जो अर्थ है उसमें, जो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो गुजरात वाला रीजन है, इस साइड वाला रीजन है, इसको मैच करके देखेंगे, इसके नियर बाय जो कॉन्टिनेंट है उसमें एकदम फिट बैठता है। इसके पीछे भी एक थ्योरी काम करती है, थ्योरी बताई गई है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट सा लग रहा है मुझे। फिर बात करते हैं, ट्रिमर ऑन द अर्थ कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द इरप्शन ऑफ द वोल्केनो। वोल्केनो के इरप्शन की वजह से हो सकता है। जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसके बारे में, इसके बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया था कि लैंडस्लाइड वगैरह होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, तो वहां पे इसका रिलेशन थोड़ा है। देन आप बात करें, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कांट occur between the
क्लाउड्स एंड द अर्थ, ये बोल रहा है इनका जो अर्थ और क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज नहीं होता, कांट। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बाथिंग आउटसाइड शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर, जब बिजली कड़क रही हो, ठीक है, उस वक्त हमें जो है बाहर नहीं नहाना चाहिए। क्या सही लग रहा है? तो बहुत सारे लोग डर के मतलब अंदर घुस जाते हैं। अब डर का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं ये चीजें रिलेट करती हैं। डर किस वजह से पैदा हुआ होता है? नेचुरली होता है, लेकिन उसके पीछे भी एक लॉजिक काम करता है, भले ही हमारे दिमाग को पता नहीं है इसके पीछे लॉजिक क्या है, और या बच्चे को सिखाया नहीं जाता। बच्चा कितना छोटा होता है तब भी वो जो बिजलियां कड़क रही होती है उससे डरता है। तो डर का एक नेचुरल फिनोमिना है अपना, बच्चा बचपन से ही लेके पैदा होता है। ठीक है, और जिसने इस डर पे विजय पाली वो जीत गया दुनिया। ठीक है, हम बात करते हैं ऑप्शन की, ए या बी करेक्ट है, ए बी सी एंड ई करेक्ट है आपका, या फिर आपका ओनली डी करेक्ट है, या फिर नन ऑफ दीज करेक्ट है। देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, इनकरेक्ट पूछा गया, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट देखी है करेक्ट कौन सी है इनकरेक्ट कौन सी है, लेकिन यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो थी, जो अपनी अर्थ क्रस्ट होती है, इसमें कहीं ना कहीं जो आपके अर्थक्वेक आते रहते हैं, सही बात है। दूसरा, हमें एक चीज क्लियर करनी थी कि वोल्केनो की वजह से, वोल्केनो का अर्थक्वेक से कोई लेना देना है या नहीं है? बिल्कुल है। देखो यहाँ पे वोल्केनो आया था, उसकी वजह से भी टाइड आई थी, और टाइड आई थी या फिर अर्थक्वेक भी इसी की वजह से आता है। अर्थक्वेक कब आता है? जब लैंडस्लाइड हो रहे होते हैं, तो लैंडस्लाइड यहाँ पे भी तो कोज हो रहा है, इसकी वजह से भी क्या है, अर्थक्वेक आता है। देन आपकी ये देखिए क्लाउड की बात करें, क्लाउड में क्या है, ये अपर पोर्शन पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है, और लोअर पोर्शन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और हमारी अर्थ क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये चीजें आपने पढ़ी होंगी कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे बिजली गिरने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट था, जब बिजली कड़क रही हो उस वक्त हमें बारिश में नहीं नहाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज ये होगा आपके साथ। ठीक है, करंट लग जाएगा आपको, बिजली आपके ऊपर गिर जाएगी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब हमारी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, और ये क्लाउड वाली स्टेटमेंट कांट बोला इधर, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गई। और बाथिंग वाली भी करेक्ट है, तो हमारा डी है ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो डिफरेंट लिंक मेरे अवेलेबल हैं, वहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।